हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुरु कोर इनसाइट्स। ये इस प्लेलिस्ट की सेकंड क्लास रहेगी आपकी। ये सभी एग्जाम्स के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सभी को। इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ये मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप सभी के लिए ये प्लेलिस्ट स्टार्ट की गई है। आप ज़रा देखिए एंड स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, select the most appropriate antonym of the given word. The word is vigilant. Option A, violent. Option B, virtuous. Option C, alert. Option D, inattentive. The correct answer is option number D, inattentive. सो विजिलेंट का मतलब होता है जो बहुत अटेंटिव होता है, जिसका ध्यान रहता है, चौकन्ना होता है। तो इसका उल्टा हो जाएगा इनअटेंटिव, जो कि ध्यान नहीं देता है चीजों पर। वर्चुअस, चलिए एक बार मीनिंग देखते हैं इनका। वर्चुअस, बिहेविंग इन अ वेरी ऑनेस्ट एंड मोरल वे, जो कि बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ और मोरालिटी के साथ बिहेव करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। Sia lived a virtuous life, always being kind and honest. Next word, alert. Giving all your attention. इसमें fall नहीं all आएगा जब आप अपनी सारी attention किसी चीज की ओर देते हैं, चाहे कोई कुछ कह रहा है या क्या हो रहा है। So giving all your attention to what is happening or being said. Example, the animal raised its head, suddenly alert. Next question, the rearing of silkworms for production of silk. तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं, जिसमें कि आपसे पूछा जा रहा है कि जब सिल्क वर्म्स को पाला जाता है, किस लिए? ताकि आप सिल्क प्रोडक्शन कर सकें। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, सेरिकल्चर। बी, पेसिकल्चर। सी, एपिकल्चर। डी, हॉर्टिकल्चर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेरिकल्चर। इनमें से इन सारे ऑप्शंस जो हैं, इनमें ये कई बार रिपीट हुए हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो आपको ये सब पढ़ना जरूरी है। तो देखते हैं एक बार इन वर्ड्स का भी मतलब। पिसिकल्चर, द कंट्रोल ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश। जब आप फिश को पालते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाते हैं कंट्रोल वे में कि कितना आपको करवाना है, नहीं, उसे पिसिकल्चर कहते हैं। सेकेंड आता है हमारा एपिकल्चर, द केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड वैक्स। हॉर्टिकल्चर, द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपने चार ऑप्शंस देखे हैं। पहला था आपका सिल्कवॉर्म का, जब आप सिल्कवॉर्म की रियरिंग करते हैं तो उसे कहते हैं सेरिकल्चर। जब आप फिश की रियरिंग करते हैं, ब्रीडिंग करवाते हैं, उसको कहते हैं पिसिकल्चर। जब आप हनी बीज को केयर और मैनेजमेंट करते हैं हनी और वैक्स के लिए, उसे एपिकल्चर कहते हैं। एंड जब आप गार्डन कल्टीवेशन करते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। Select the option that represents the correct passive voice form to fill in the blank in the sentence given below. The enemy forces dash by our army. Option A, have been successfully repelled. B, have repelled. C, repelled. D, successfully repelled. जो एनिमी फोर्सेस हैं, जो कि हमारी दुश्मन फोर्सेस हैं, उसको हमारी आर्मी ने क्या किया? रोक दिया। तो इसमें आपका क्या आएगा? प्रेजेंट टेंस है पहली बात तो ये, और दूसरा हमारा आएगा परफेक्ट टेंस, क्योंकि ये चीज हो चुकी है। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, हैव बीन सक्सेसफुली रिपेल्ड। Question number 4. From the given options, choose the one that would mean the same as the word aloof. तो आपको इन ऑप्शंस में से एक ऐसा वर्ड चुनना है जो कि सिनोनिम होना चाहिए अलूफ का, जिसका सेम मीनिंग होना चाहिए।
ऑप्शन ए adjust, ऑप्शन बी alert, ऑप्शन सी अनफ्रेंडली, ऑप्शन डी एमिएबल। तो अलूफ का मतलब होता है फ्रेंडली, यानी कि अगर हम ऑप्शन डी को देखें, एमिएबल का मतलब भी फ्रेंडली होता है। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें आपको सेम मीनिंग नहीं बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है अलूफ का। अगर हम इसका सिनोनिम देखेंगे तो सिनोनिम में हो जाएगा हमारा इसमें एमिएबल, क्योंकि एमिएबल का मतलब फ्रेंडली होता है और अलूफ का मतलब भी सेम होता है। अगर हम इसका अपोजिट देखेंगे तो अपोजिट के साथ हम जाएंगे ऑप्शन सी पे, जो है अनफ्रेंडली। क्वेश्चन नंबर 5, from the given options choose the one that would mean the same as candid। तो आपको यहाँ पे कैंडिड वर्ड का सिनोनिम बताना है। ऑप्शन ए केयरफुल, ऑप्शन बी फ्रैंक, ऑप्शन सी कैप्टिव, ऑप्शन डी कैपेबल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रैंक। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें आपको नरेशन की, यहाँ पे नरेशन आपको दी गई है, उसकी इनडायरेक्ट फॉर्म आपको यहाँ पे बताना है। Ira said to me, I am feeling feverish. I may not be able to go to the market with you tomorrow. Option A, Ira stated that it was advisable not to go to the market tomorrow as both of us were feverish. Option B, Ira informed me that she was feeling feverish. She further added that she might not be able to go to the market with me the next day. Option C, Ira advised me not to go to the market with her as I was feverish. Option D, I told Ira that she was feverish. I further added that she cannot go to the market with me the next day. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ईरा ने बात बताई है तो यहाँ पे हम वो क्या बोलेंगे? ईरा इन्फॉर्म। ईरा ने क्या इन्फॉर्म किया था? आई एम फीलिंग फेवरिश। तो आई एम है यहाँ पे प्रेजेंट की बात की गई थी, तो ये हमारा सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आई एम के जगह यूज होगा शी वॉज। शी वॉज फीलिंग फेवरिश। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस जो आगे बढ़ रहा है इसमें लिखा है आई मे नॉट बी एबल टू गो। आई मे नॉट बी एबल लिखा है, आई की जगह हम इसको कन्वर्ट कर देंगे शी में और मे की जगह हो जाएगा माइट। शी माइट नॉट बी एबल टू गो टू द मार्केट। तो यहाँ पे बी में क्या लिखा है? शी फर्दर एडेड, उसने आगे ऐड करे अपनी बात में, कहा दैट शी माइट नॉट बी एबल टू गो टू द मार्केट विद मी। अब यहाँ पे क्या लिखा था? विद के बाद विद यू टुमारो, यू की जगह मी हो जाएगा एंड टुमारो चेंज होके द नेक्स्ट डे लिखा जाएगा। So the correct answer is Ira informed me that she was feeling feverish. She further added that she might not be able to go to the market with me the next day. तो यहाँ पे I am को हमने she was में चेंज कर दिया, I may not को she might not में चेंज कर दिया, you tomorrow को me tomorrow में, you tomorrow को you के जगह me and tomorrow की जगह next day हमने लिख दिया। तो देखते हैं इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, नथिंग कैन बी मोर डिप्रेसिंग देन अ साइलेंट एंड एम्प्टी हाउस with children grow up and goes to some faraway place either to study or to work. Option B, children grow up very fast to go away to study and work in some faraway place, thus emptying and silencing the house. Option C, it is the most depressing situation because children grow up very fast and study or work far away and the house is silent and empty. Option D, children grow up very fast to leave a depressed, silent and empty house and study or work in some faraway place. Correct answer is option number A. Nothing can be more depressing than a silent and empty house with children grown up and goes to some far away place either to study or to work.
इससे ज्यादा कोई भी डिप्रेसिंग चीज नहीं हो सकती। किससे ज्यादा? एक साइलेंट, जहाँ पे बिल्कुल शांति है, जो घर खाली है, जहाँ पे बच्चे जो है बड़े हो चुके हैं और वो दूर जगहों पे जा चुके हैं, या तो पढ़ाई करने या काम करने। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन से इसको फिल करना है। कैन यू लैंड मी डैश मनी? सॉरी आई डोंट हैव डैश। कैन यू लैंड मी डैश मनी? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? तो ऑप्शन ए एनी, एनी तो नहीं आएगा, दिस नहीं, सम सोच सकते हैं, द नहीं। तो कैन यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? सॉरी आई डोंट हैव डैश। सॉरी मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। जैसे हमसे कोई पूछता है कि आप हमें पैसे दे सकते हैं, हम क्या कहते हैं? मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे इसके लिए? एनी। कैन यू लैंड मी सम मनी? सॉरी आई डोंट हैव एनी। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो आपको एग्जाम में कई बार 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जिसमें से आपको देखना पड़ता है कि इसमें से एक वर्ड की जो स्पेलिंग है वो आपकी गलत लिखी हुई है। तो पहले देखते हैं हम इमिग्रेट, बी एमिग्रेट, सी इग्निशन, डी इमेच्योर। तो यहाँ पे अगर हम इमिग्रेट की बात करें, जब हमारी कंट्री में कोई बाहर से आता है उसको इमिग्रेट कहते हैं, इमिग्रेट करना। एमिग्रेट जब हमारी यहाँ से कंट्री में जहाँ पे हम रहते हैं वहां से अगर हम किसी दूसरी प्लेस पे दूसरी कंट्री पे जाते हैं उसको एमिग्रेट कहा जाता है। इमेच्योर का आपका मतलब आपको पता है, जब कोई भी चीज फुली डेवलप नहीं होती उसको हम इमेच्योर कहते हैं। फिर आता है इग्निशन, इग्निशन कहा जाता है हीट को। तो यहाँ पे जो इग्निशन है इस वर्ड के जो मीनिंग है वो गलत है, करेक्ट होगा IGNITION। क्वेश्चन नंबर 10, fill in the blank in the sentence given below with the correct option. My friends were completely exhausted. मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो completely exhaust हो चुके हैं, थक चुके हैं। They dashed the whole day exploring the forest trail. वो पूरे दिन चल रहे थे फॉरेस्ट में घूमते हुए। तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं। ऑप्शन ए है विल वॉक। विल वॉक तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात नहीं की जा रही है, विल हमेशा फ्यूचर टेंस के साथ आता है। आर वॉकिंग भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ लगता है। हैड बीन वॉकिंग पास्ट परफेक्ट में लगता है, हाँ ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, आर गोइंग टू वर्क, ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की, ये भी हमारा नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हैड बीन वॉकिंग। Fill in the blank in the sentence given below with the correct option. Are the children old enough to look after dash? क्या जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं, वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो अपना खुद का ख्याल रख सके? तो एक ऑप्शन ए है माई सेल्फ, माई सेल्फ हमारे लिए आता है यानी कि मैं खुद। हिमसेल्फ आता है जब आप किसी मेल की बात कर रहे हो कि वो खुद कर लेगा, उसके लिए हिमसेल्फ आता है। ऑप्शन नंबर सी देम सेल्फ, देम लगता है जब दो से ज्यादा की बात की हुई हो, देम सेल्फ लगता है, इसमें नहीं आएगा। आवर सेल्फ लगता है ये हमारा हमारे लिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि themselves की बात हो रही है यानी कि वो अपना खुद का ध्यान रख सकते हैं या नहीं। यहाँ पे आपको अपोजिट बताना है, इसमें से चूज करके। पीस, पीस का मतलब होता है शांति। पिनेकल का मतलब होता है एट द हाईएस्ट पॉइंट। किसी भी चीज की हाईएस्ट पॉइंट पे जब आप होते हैं उसको पिनेकल कहा जाता है। हार्मनी का मतलब होता है पीस। वॉर होता है इसका अपोजिट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉर। Given below is an incorrect sentence. From the given option, select the part that has an error. यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया हुआ है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सेंटेंस को तोड़ के ब्रेक करके इसमें से आपको देखना है कि सेंटेंस के कौन से भाग में आपको यहाँ पे एरर दिख रहा है, उस एरर को हमें फाइंड करना है। ऑप्शन ए ट्रैफिक,
ऑप्शन बी इन रश आवर्स, ऑप्शन सी मूव्स, ऑप्शन डी बाय अ स्नेल्स पेस। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग जो है छोटे छोटे जो पार्ट्स में सेंटेंस को डिवाइड करके नीचे ऑप्शन में दिया गया है। तो चलिए एक बार पहले हम सेंटेंस रीड करते हैं। In rush hours, traffic in Delhi moves by a snail's pace. Snail pace का मतलब होता है बहुत धीरे धीरे, यानी कि rush hours जब ट्रैफिक ज्यादा होता है, भीड़ ज्यादा होती है दिल्ली में, तो जो ट्रैफिक होता है, जो जाम लगा हुआ होता है, जो यहाँ व्हीकल्स होती है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है स्नेल की पेस से। तो यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे और बाय नहीं आएगा, एट आएगा, at a snail pace। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए in rush hours traffic in New Delhi moves at a snail's pace। Question number 14 given below is an incorrect sentence। नीचे आपको एक incorrect sentence दिया गया है। From the given options select the part that has an error। तो सेम वैसी तरीके का ही क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से देखना है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है। I am having a very powerful telescope to watch the distant stars। Option A I am having, option B powerful, option C distant stars, option D to watch। तो ये जो है आपका सेंटेंस, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें am having नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर होगा have। I have a very powerful telescope to watch the distant stars। Question number 15. From the given options, select the one that represents the appropriate meaning of the underlined expression in sentence given below। यहाँ पे आपको एक सेंटेंस गिवन है जिसमें से कि कुछ वर्ड अंडरलाइन है, आपको देखना है ऑप्शंस में से कि अंडरलाइन वर्ड जो है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या दर्शा रहा है, क्या अर्थ वो दर्शा रहा है। It is very difficult to enjoy the silly serials served up by different TV channels day in and day out। तो served up का मतलब यहाँ पे क्या है? A entertainment presented to people, option B perform official duties, option C given to people at the beginning of a meal, option D to throw up the ball और shuttlecock in tennis और बैडमिंटन। तो यहाँ पे इसका मतलब है एंटरटेनमेंट से कि सीरियल्स जो है सर्व्ड अप है, क्या इसका मतलब क्या हुआ, लोगों तक क्या पहुंचाया जा रहा है, एंटरटेनमेंट, लोगों को एंटरटेन किया जा रहा है। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Discuss the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence। हमें यहाँ पे देखना है कि सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि ये गलत है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है। We are discussing for the same matter। discussing for की जगह क्या आएगा, ऑप्शन ए discussing of, ऑप्शन बी discussing upon, ऑप्शन सी discussing about, ऑप्शन डी discussing। यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे, we are discussing the same matter। Question number 17. Fill up the blank with the correct option। There is a bridge dash the river। A above, B over, C between, D across। यहाँ पे रिवर के ऊपर होने की बात की जा रही है कि रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ओवर। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। Fill up the blank with the correct option। The patient is serious, the doctor should be immediately sent dash। A around, option B away, option C on, option D for। आंसर इज ऑप्शन डी 4। पेशेंट सीरियस है इसलिए डॉक्टर को इमीडिएटली उसके लिए भेज देना चाहिए। गिव सिनोनिम ऑफ पॉइजन। पॉइजन का सिनोनिम बताना है, ऑप्शन ए एलेक्सियर, इसका मतलब होता है अमृत, ऑप्शन बी वेनम, ऑप्शन सी बिटर, ऑप्शन डी फैटल।
तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। वेनम का मतलब पॉइजन होता है, एलिक्सियर का मतलब अमृत, बिटर का मतलब कड़वा, एंड फैटल मतलब जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ज्यादा, जो डेडली हो। ऑप्शन 20, क्वेश्चन 20, गिव एंटोनिम ऑफ सर्वाइल। ए डिसऑनेस्ट, बी डोमिनेंट, सी क्यूरियस, डी फ्यूरियस। तो अगर हम देखें यहाँ पे सर्वाइल का मतलब होता है दास, जब आप किसी दास की तरह काम करते हैं। एंड डोमिनेंट का मतलब होता है जब आप अपनी चलाते हैं, एंड दास कभी भी अपना नहीं चलाता है, तो यहाँ पे इस वर्ड का एंटोनिम होगा डोमिनेंट। क्यूरियस का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। फ्यूरियस का मतलब होता है जब आप किसी चीज से डरते हैं। और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जब आप ईमानदार नहीं होते हैं। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कुछ होमवर्क दिए थे, जिसके सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर हैं। यहाँ पे आपको एनिमल्स के नेम गिवन थे, जिनके बेबीज का नाम आपको बताना था। हॉर्स का होगा फॉल, जो हॉर्स का बेबी होता है 1 ईयर तक, उसको फॉल कहते हैं। बैट के बेबी को पप कहते हैं। टर्टल के बेबी को हैचलिंग, गोरिल्ला के बेबी को इन्फेंट। आज का होमवर्क देते हैं। आज के होमवर्क में आपको मैंने कुछ अपोजिट वर्ड्स दिए हैं, एंटोनिम्स दिए हैं, जो कि आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इसके आंसर, और हम ये अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर वो डिस्कस करेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्या क्या है इसमें वर्ड्स एंटोनिम्स जिससे आपको बताने हैं। पहला है कंसोलिडेट, सेकंड है कंसीट, थर्ड है ग्रेव, फोर्थ है एसेंट, फिफ्थ है डेसिफर। ये जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं ये कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में, तो इसको जरूर देखिएगा, इसके आंसर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आप तक वो वीडियो जरूर पहुंचाऊंगी। एंड ये प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ क्वेश्चंस की है। अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉपर डिस्कशन हो, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन कर दीजिए, फिर हम उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।